हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज एंड 1 मार्क क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि आपकी जो केमिस्ट्री है उसका एक चैप्टर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे इसके एमसीक्यूज और 1 मार्क क्वेश्चंस जो आते हैं इसके, तो वो सारे हम इसमें देखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंथ है, इसलिए मैंने इसके दो वीडियोस बनाऊंगा। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज और 1 मार्क क्वेश्चंस, एंड जो नेक्स्ट वीडियो इसका होगा उसमें भी हम कुछ एमसीक्यूज एंड 1 मार्क क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस तरह है। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। यानी कि जब हम मेटल्स का प्योर स्टेट देखेंगे तो उसको शाइनिंग होती है, उनकी सरफेस को शाइनिंग होती है, उस प्रॉपर्टी हम को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, ठीक है। Some metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. Gold is no most malleable metal, followed by silver. तो कुछ मेटल्स क्या होते हैं, उनको हम आराम से बीट कर सकते हैं और शीट्स बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को जो मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। और गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है, उसके बाद सिल्वर होता है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो जो मेटल की एबिलिटी होती है कि इसको हम वायर्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा, मतलब जो वायर्स एल्युमिनियम वायर्स वायर्स होते हैं हमें, या किसी भी तरह की वायर होती है, सिल्वर, कॉपर, तो ये कैसे बनती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, उसकी वजह से ही हम इसको वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। जो गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है, ठीक है। metals can be metals can be given different shapes according to our needs. तो अगर हम देखेंगे मेटल्स को हम कोई भी शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से, जैसी हमें शेप चाहिए। तो ये किस वजह से, क्या प्रॉपर्टी है ऐसी मेटल की जिस तरह से हम कोई भी शेप इनको देते हैं? तो आपको आंसर लिखना है इसको मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो है, इसी की वजह से हम मेटल को कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। वाई मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि मेटल्स को हम कुकिंग वेसल्स के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। रीज़न है इसका इसका बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, इसलिए हम इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट हम देखने वाले हैं, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर फॉलोड बाय कॉपर। याद रखिएगा, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है सबसे ज़्यादा वो है सिल्वर, उसके बाद कॉपर है। क्यों सिल्वर है? बिकॉज इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है इसको। द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड फॉलोड बाय मरकरी। और सबसे ज़्यादा जो पोरेस्ट कंडक्टर है वो लेड है, उसके बाद मरकरी है, ठीक है। वाई वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट हैव कोटिंग ऑफ पीवीसी और रबर लाइक मटेरियल। आपकी जो वायर्स होते हैं घर में, उनको पीवीसी कोटिंग होती है, पॉलीविनाइल कोटिंग या कुछ रबर कोटिंग होती है बाहर से। तो इसका रीज़न बताना है क्यों होती है। ये आसान सा रीज़न है, बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स, क्योंकि वो इंसुलेटर्स होते हैं, एंड दस नॉट अलाउिंग इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, और इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास नहीं हो जाती है। देयरफॉर अगर क्या हो जाता है, अगर हम कभी इनके साथ कंटेक्ट में भी आ जाते हैं तो हमें करंटल शॉक यानी शॉक नहीं लगता है, ठीक है। The metal that produces a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. तो जिन मेटल्स को हम जब बीट करते हैं तो उनके वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सनोरस, ठीक है, सनोरस। तो और मेटल्स को भी हम सनोरस बोलेंगे। वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो जो स्कूल बेल्स होती हैं वो मेटल्स की क्यों बनी होती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका रीज़न क्या लिखना है? बिकॉज ऑफ सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ सम मेटल्स दे मेक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। यानी कि ये यही प्रॉपर्टी है मेटल की, सोनोरस प्रॉपर्टी। जब भी हम इनको स्ट्रक्ट करते हैं विद सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करते हैं, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स और जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, जो कि मेटल है लेकिन वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके बाद हम एक पॉइंट देखने वाले हैं, नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस।
तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, या तो वो सॉलिड होंगे या तो गैसेस होंगे, लेकिन एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन नॉन मेटल है लेकिन वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। वाई मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? एज मेटल्स और गेन lattice structure, that is atoms in metals are closely packed, therefore they need more energy to change their state of energy। यानी atoms में जो atom metals में जो atoms होते हैं वो closely packed होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो अपनी जो चेंज ऑफ स्टेट है वो चेंज कर सकें। ठीक है, गैलियम एंड सीजियम आर मेटल्स बट हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जो गैलियम और सीजियम है ये मेटल्स है लेकिन ये इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अगर आप इसको पाम में लोगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? ड्यू टू वीकर बॉन्ड्स ऑफ गैलियम, ड्यू टू वीकर बॉन्ड्स ऑफ गैलियम एंड सीजियम एटम्स देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लो। यानी कि जो गैलियम और सीजियम के एटम्स है इनके बीच में क्या होते हैं, गैलियम के एटम्स अलग से, सीजियम के अलग एटम्स से, उनके जो बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो हो। यानी कि गैलियम के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, सीजियम के एटम्स के बीच में भी वीक होता है, उसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ठीक है, आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन वो लस्चरस होता है। डायमंड एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन है, ये आपको पता ही है, हॉटेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नून है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है, एंड वेरी एंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेफाइट ये भी एक इलेक्ट्रॉप है कार्बन का, ये कंडक्टर, ये एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे अल्कली मेटल्स जो होते हैं लिथियम सोडियम पोटाशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। जो लिथियम सोडियम पोटाशियम ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम नाइफ से काट सकते हैं। क्यों, रीजन क्या है? दे हैव लो डेंसिटीज, इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स while most metals produce basic oxide when dissolved in water। जब भी आप नॉन मेटल्स को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो वहां से एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, metal oxides which reacts with both acids as well as bases to produce salt and water are called amphoteric oxides। वो metal oxides जो दोनों acids as well as bases के साथ मिलकर salt और water बनाते हैं, तो उन oxides को हम बोलते हैं amphoteric oxides। ठीक है, Why metals like potassium and sodium are kept immersed in kerosene oil? ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि जो पोटाशियम एंड सोडियम है उनको हम क्यों केरोसिन ऑयल में इमर्स करते हैं। ठीक है, रीज़न इसका ये है कि जो मेटल्स होते हैं सोडियम और पोटाशियम जैसे, तो वो बहुत ही वाइग्रेसली रिएक्ट करते हैं जब वो ओपन में होते हैं, क्योंकि वो ओपन में जब होते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो कैच करते हैं, यानी कि सोडियम और पोटाशियम कैच करते हैं फायर। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हाँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनको कैरोसिन में डालते हैं और कैरोसिन ऊपर से रहता है, जिसकी वजह से ये फिर कंटैक्ट नहीं रहते विद आउटसाइड विद एयर, तो इस प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं, कोई एक्सटर्नल फायर ना हो। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको इसमें कैरोसिन में इमर्स करते हैं। ठीक है, ये भी आपको आ सकता है। इसके बाद हम एक और पॉइंट देखेंगे, सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम अल्मोनियम जिंक एंड लेड और कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। यानी कि जो ये होते हैं मेटल्स मैग्नीशियम अल्मोनियम जिंक लेड, इनको कवर किया जाता है विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। क्यों, वाई, रीजन टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ दीज मेटल, ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाया जाए इन सरफेस को, इन मेटल्स को। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, कवर्ड इनको विद ऑक्साइड्स। ठीक है, Anodizing is a process of forming a thick layer of oxide on aluminum। Anodizing एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अल्मुनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर लगाई जाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, अल्मुनियम को इस वजह से क्या हो जाता है, ये फर्दर करोजन, यानी यही पॉइंट सेम है, फर्दर करोजन से बच जाता है। जब पहले ये ऑक्साइड लेयर है तो फिर जो नीचे वाला मेटल होगा वो इन कांटेक्ट विद एयर नहीं आ जाएगा, तो फर्दर ऑक्साइड नहीं होगा, तो करोजन से बच जाएगा ये एलिमेंट। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर,
क्या हो जाता है जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। Metals like sodium and potassium react violently with cold water, and the reaction is so violent and exothermic that evolved hydrogen gas catches fire immediately। यानी कि जो सोडियम और पोटाशियम ये हाईली रिएक्टिव है। इनकी रिएक्टिव जब हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे हम देखेंगे ऊपर वाले जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटाशियम ही होता है, उसके बाद सोडियम, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो जब इनकी इनकी रिएक्शन किसके साथ हो जाती है, कोल्ड वाटर के साथ, तो ये इतनी वायलेंट होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि जो वहाँ से हाइड्रोजन निकल के आता है वो इमीडिएटली फायर कैच करता है। तो इन जब भी आप पोटेशियम और सोडियम के साथ रिएक्शन इनको मतलब इनकी मतलब जब भी हम इनको रिएक्ट कराएं तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत वायलेंट रिएक्शन देते हैं। Why calcium starts floating when it reacts with water? क्यों जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम फ्लोट करने लगता है? उसका रीजन क्या है? रीजन ये है बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल एंड द कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। तो क्या हो जाता है जब ये रिएक्शन करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस बन जाता है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, वो स्टिक हो जाता है किसके साथ? मेटल, कैल्शियम के साथ। तो जब ये स्टिक हो जाता है कैल्शियम के साथ, तो ये कैल्शियम के साथ ऊपर आ जाता है, ये जो हाइड्रोजन है ये कैल्शियम के साथ ऊपर आ जाता है, जो और हम देखते हैं कि कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। तो यही यही इसका रीज़न है क्यों कैल्शियम फ्लोट करने लगता है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और मैग्नीशियम के साथ भी यही होता है। अगर हम मैग्नीशियम को भी वाटर के साथ रिएक्ट कराते तो मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगता है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद when metals react with नाइट्रिक एसिड, लेकिन जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ मिलते हैं, हमने देखा अभी जब मेटल्स एसिड के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ, हाँ, तो उस वक्त क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। क्यों क्यों नहीं बनता है? बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसकी वजह से वो क्या करता है, इट ऑक्सीडाइज H2, ये H2 को ऑक्सीडाइज कराता है, वो प्रोड्यूस टू वाटर, टू वाटर, तो वाटर बन जाता है उसको, ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस टू वाटर, इसको ऑक्सीडाइज कराता है और वाटर बनता है एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस, खुद को इसको रिडक्शन हो जाती है और ये ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। When metal reacts with the solution of other metals, more reactive metal displaces less reactive metal from its solution। जब मेटल एक रिएक्ट करता है दूसरे मेटल के साथ तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है तो वो उसको डिस्प्लेस करता है। जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो वो हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? The reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing reactivity। जब हम metals को arrange करते हैं in the order of their decreasing reactivity, हाँ, तो हम बोलते हैं उसको एक्टिविटी सीरीज। जैसे यहाँ पे मैंने एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए जो ऊपर वाले मेटल्स है ये मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये सबसे ज़्यादा ये सबसे कम, ठीक है। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद अल्मोनियम, जिंक, आयरन, तो ये रिएक्टिव मेटल्स है। ऊपर वाले रिएक्टिव ज़्यादा, नीचे वाले कम रिएक्टिव। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक निमोनिक मैंने दिया है जिससे आपको ये आराम से याद रहे, तो आपको ये करना है याद, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी as zebra, instead learn how copper may save gold। जब आप ये सेंटेंस याद करोगे तो आपको याद रहेगा, P for potassium, S for sodium, C for calcium, M for magnesium, A for aluminium, Z for zinc, I for iron, L for lead, H for hydrogen, C for copper, M for mercury, S for silver, G for gold। तो इस तरह से आपको याद रखना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एज जेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर में सेव्स गोल्ड। तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इसका दूसरा पार्ट भी मैं लाऊंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।